प्यार के पल। शिवाय काफी देर तक फोन पर इंस्ट्रक्शन देते रहा। थोड़ी देर बाद दिव्यांश भी वॉशरूम से बाहर आ गया और उसके बाद हर्षवर्धन भी वॉशरूम से बाहर आ गया। शॉवर लेने के बाद हर्षवर्धन काफी हद तक रिलैक्स फील कर रहा था। वैसे भी अब उसकी टेंशन शिवाय और दिव्यांश ने ले ली थी। अब हर्षवर्धन फ्री हो गया था। हर्षवर्धन क्लोजेट की ओर जाने लगा तो दिव्यांश बोला, अंडरस्को चाचू मैं हूँ हेल्प करने के लिए। हर्षवर्धन ने पलटकर दिव्यांश को देखा तो एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, अंडरस्को मैं बच्चा हूँ। शिवाय और दिव्यांश दोनों ने एक साथ नामे गर्दन हिला दी और अचानक ही शिवाय ने हंसकर कहा, अंडरस्को नहीं बच्चे तो नहीं हो लेकिन पिछले 2 दिन से बहुत ज्यादा फैल रहे हो। ये सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो क्लोजेट की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन लोवर टी शर्ट पहनकर आया, जाकर सोफे पर बैठ गया। शिवाय ने दिव्यांश की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को मैं चलता हूँ मुझे कुछ काम है। शिवाय हर्षवर्धन के कमरे के गेट तक ही पहुंचा था कि हर्षवर्धन अपनी शर्ट की बाजू को ऊपर चढ़ाता हुआ बोला, अंडरस्को कहाँ जा रहे हो। शिवाय ने हर्षवर्धन की बात सुनकर इग्नोर कर दिया और बाहर की तरफ जाने लगा और तभी हर्षवर्धन ने अपने ऑरा में कहा, अंडरस्को शिवाय सुनाई नहीं दिया मैं क्या पूछ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो। शिवाय ने पलटकर हर्षवर्धन को देखकर बोला, अंडरस्को जो काम मेरे पापा ने अधूरा छोड़ दिया था उस काम को पूरा करने जा रहा हूँ। हर्षवर्धन कोई बच्चा नहीं था जो शिवाय की बातों को ना समझे। हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। शिवाय बोला, अंडरस्को मुझे हर प्रॉब्लम का इलाज करना आता है चाचू, मैं प्रॉब्लम को परमानेंट खत्म करता हूँ। हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को समझने की कोशिश करो। शिवाय बोला, अंडरस्को समझने की कोशिश ही कर रहा हूँ चाचू, मैंने कहा था ना आपसे मेरे चाचू को जिसने परेशान किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शिवाय ने फिर दिव्यांश को देखकर कहा, अंडरस्को संभाल चाचा को और संभल जाए तो चाची को बुला लेना, इनके चक्कर में पता नहीं उन्होंने कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं। इतना कहकर शिवाय तो उस कमरे से चला गया। दिव्यांश ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, अंडरस्को चाचू बुलाऊं चाची को या मैं ही आपके लिए खाना ले आऊं। हर्षवर्धन एक गहरी सांस लेकर बोला, अंडरस्को नहीं दिव्यांश बुला दे हीर को 2 दिन से पता नहीं कैसे रह रही होगी। दिव्यांश कमरे से चला गया और 20 मिनट बाद हीर एक प्लेट लेकर कमरे में आई। हीर ने हर्षवर्धन को देखा तो उसकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। उसने हर्षवर्धन को कभी ऐसे नहीं देखा था। उसने जब से हर्षवर्धन से शादी की थी तब से हर्षवर्धन को हमेशा ही एक मैच्योर पर्सनैलिटी के तौर पर देखा था, लेकिन 2 दिन से तो हर्षवर्धन बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे अंदर से कितना टूट चुका हो। हीर को देखकर हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ हीर की तरफ बढ़ा दिया। हीर ने जल्दी से प्लेट टेबल पर रखी और हर्षवर्धन का हाथ पकड़कर झटके से गले लग गई। हर्षवर्धन ने हीर को अपनी गोद में बैठा लिया और हीर उसने तो हर्षवर्धन को कसकर गले लगाया हुआ था। उसका मन नहीं था कि वो हर्षदान को छोड़ दे। थोड़ी देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। हर्षवर्धन समझ रहा था कि उसके ऐसे रिएक्ट करने से हीर कितना परेशान हो गई थी और इसीलिए वो अब इतना रो रही थी। हर्षवर्धन ने धीरे से हीर के कान में कहा, अंडरस्को ओजी आई एम सॉरी। हीर के आंसू अभी भी नहीं रुके। हर्षवर्धन ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अंडरस्को पीहू की मम्मी सॉरी तो बोल रहा हूँ, माफ कर दो ना, बहुत ज्यादा टेंशन थी, पता नहीं क्या कर रहा था। ये भी नहीं सोचा कि मेरी वजह से पूरी रघुवंशी फैमिली परेशान हो जाएगी, माफ कर दो ना पीहू की मम्मी। हीर हर्षवर्धन से थोड़ा सा दूर होकर बोली, अंडरस्को मुझे तो लगा किसी चुड़ैल का साया आपके ऊपर आ गया। अब आपको झाड़ा लगवाना पड़ेगा, मंदिरों में जाना पड़ेगा, माथा देखना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या सोचकर मेरा तो दिल बैठ जा रहा था। हर्षवर्धन ने हीर के आंसू साफ करते हुए कहा, अंडरस्को खाना खाया तुमने। हीर ने नामे गर्दन हिलाई। हर्षवर्धन ने थोड़ा सख्ती से कहा, अंडरस्को तुम्हें इस कंडीशन में भूखे नहीं रहना चाहिए था, मेरे बेटे की माँ भूखे रहना, ये तो गलत बात है। हीर अपने आंसुओं को साफ करती हुई बोली,
अंडरस्को मेरे बेटे के डैडी भी तो भूखे थे। हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को अच्छा चलो प्लेट लेकर आओ खाना खाते हैं। हीर प्लेट लेकर आ गई। हर्षवर्धन ने हीर को बड़े प्यार से खाना खिलाया और हीर ने भी हर्षवर्धन को बहुत प्यार से खाना खिलाया। खाना खाने के बाद हर्षवर्धन ने हीर की कलाई पकड़ी और उसे बेड पर लेकर आ गया। हर्षवर्धन लेट गया और उसने अपना सिर हीर की गोद में रखकर कहा, अंडरस्को सिर में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर दबा दो। हीर हर्षवर्धन का सिर दबाने लगी और थोड़ी देर में हर्षवर्धन नींद की आगोश में चला गया। दूसरी तरफ शिवाय ने गाड़ी फार्म हाउस पर रोकी। शिवाय बहुत गुस्से में फार्म हाउस के अंदर जाने लगा। शिवाय फार्म हाउस के अंदर एंट्री कर रहा था कि उसे बीच में राजवीर ने पढ़कर कहा, अंडरस्को शिवाय पागल हो गया है। कुछ भी हो लेकिन वो चाचू के पापा है और तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। शिवाय बोला, अंडरस्को तुम जिसे बाप कह रहे हो वो बाप है। जिसने अपनी बीवी को किसी दूसरे के सामने फेंक दिया वो बाप है। जिसने कत्ल करके अपने बेटे पर खून का इल्जाम लगा दिया वो बाप है। जिसने अपने बेटे का भविष्य खराब कर दिया। राजवीर अगर मेरे पापा नहीं होते तो चाचू भी नहीं होते, एक गुमनाम सी जिंदगी जी रहे होते, शायद इस सदमे से कभी बाहर ना आते और तू उसे बाप बोल रहा है। राजवीर मैं तेरे जितना अच्छा नहीं हूँ, उस आदमी को तो मैं जान से मारकर रहूंगा जिसने मेरे चाचू को टॉर्चर किया। राजवीर शिवाय को रोकना चाहता था क्योंकि राजवीर हर्षवर्धन जितना ही अच्छा था, लेकिन शिवाय वो अच्छा नहीं था। उसने तो डिसाइड कर लिया था कि सुखराम को आज ही मार देगा। शिवाय सीधा एक कमरे में गया जहां सुखराम को चेयर से बांधा हुआ था और वहां शिवाय के 2-4 बॉडीगार्ड भी खड़े थे। शिवाय ने जाते ही खींचकर एक थप्पड़ सुखराम के गाल पर जड़ दिया और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अंडरस्को बाप तू मेरे चाचू का है, मेरा नहीं। चाचू तुम्हें मारने से पहले 2 बार सोचेंगे, लेकिन मैं नहीं सोचूंगा। सुखराम शिवाय का ये रूप देखकर डर गया। सुखराम ने कभी नहीं सोचा था कि वो हर्षवर्धन को ब्लैकमेल करेगा और बदले में शिवाय उसे किडनैप कर लेगा। सुखराम को कहाँ पता था कि वो शिवाय से टक्कर ले रहा है। अगर सुखराम को शिवाय की ताकत का अंदाजा होता तो शायद कभी वो रणविजय की बातों में आकर ये काम नहीं करता। शिवाय ने एक और चांटा सुखराम के गाल पर मारकर कहा, अंडरस्को अब जो मैं पूछूंगा उसका सही सही जवाब दे दो, मरने से पहले एक काम अच्छा कर दो। शिवाय ने अपनी घड़ी निकाली और सुखराम की तरफ पॉइंट करके कहा, अंडरस्को तो बताओ तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा। सुखराम तो पहले ही नशेड़ी था, ऊपर से बंदूक देखकर डर भी गया और उसने फट से बोलना शुरू किया। सुखराम ने कहा, अंडरस्को मुझे रणविजय सिंह राणा ने कहा था अगर मैं हर्ष को ब्लैकमेल करूंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे देगा। फ्लैशबैक। सुखराम जब जेल से बाहर निकाला तो उसके सामने एक लंबी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से बलराज बाहर निकला। बलराज ने सुखराम के सामने जाकर कहा, अंडरस्को तुम्हारा नाम सुखराम है। सुखराम ने हाँ में गर्दन हिला दी। बलराज ने उसकी बाजू पकड़ी और गाड़ी में बैठा दिया। सुखराम भी गाड़ी में बैठकर खुश हो गया क्योंकि पहली बार वो इतनी लग्जरी गाड़ी में बैठा था। थोड़ी देर बाद बलराज सुखराम को लेकर राजपूत हवेली आ गया। उसने सुखराम की बाजू पकड़ी और उसे गाड़ी से उतारकर हवेली के अंदर चला गया। बलराज सुखराम को लेकर रणविजय सिंह राणा के सामने आ गया। रणविजय सिंह राणा ने सुखराम को देखकर कहा, अंडरस्को तो तुम्हारा बेटा है हर्ष। ये सुनते ही सुखराम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जैसे कितना घमंड महसूस कर रहा हो। सुखराम बोला, अंडरस्को हाँ हाँ मेरा बेटा है। रणविजय सिंह राणा ने कहा, अंडरस्को बड़े ही घटिया इंसान हो, अपनी ही बीवी का कत्ल करके नाम अपने बेटे पर लगा दिया। ये सुनते ही सुखराम ने मुंह बना लिया। वैसे भी सुखराम जो जिंदगी जी रहा था उसमें बस उसे नशे की लत थी, बाकी उसे कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए उसे खास बुरा नहीं लगा। रणविजय बोला, अंडरस्को मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम जाकर हर्षवर्धन को ब्लैकमेल करो। तुम्हें पता है अजीत ने हर्षवर्धन को अडॉप्ट किया है,
अब तुम जाकर उसे ब्लैकमेल करोगे। सुखराम भी मौके का फायदा उठाना जानता था। सुखराम ने कहा, अंडरस्को, मैं अपने बेटे को ब्लैकमेल क्यों करूंगा? मेरा बेटा तो अच्छी खासी जिंदगी जी रहा है। रणविजय सिंह ने अपनी दरोर में से नोटों की 2 गड्ढे निकाली और उसके सामने फेंकते हुए कहा, अंडरस्को, अब करोगे ब्लैकमेल? नोटों की गाड़ी देखकर सुखराम के आंखों में लालच आ गया और उसने हाँ में गर्दन हिला दी। फ्लैशबैक एंड। शिवाय ने सुखराम को देखा और एक और थप्पड़ मार कर कहा, अंडरस्को, रणविजय सिंह राणा की बात बहुत मान ली, अब जाकर चित्रगुप्त की बात मानो। इतना कहकर शिवाय ने सुखराम के सीने पर गोली तान दी। शिवाय गोली चलाता उससे पहले ही राजवीर ने शिवाय की कलाई पकड़कर उसे ऊपर उठा दिया। राजवीर बोला, अंडरस्को, शिवाय पागल तो नहीं हो गए? शिवाय ने राजवीर को धक्का दिया और 6 की 6 गोली सुखराम के सीने में उतार दी। राजवीर ये नज़ारा देखकर हैरान हो गया और फिर उसने अपनी हथेली अपने माथे पर मार कर कहा, अंडरस्को, शिवाय कभी तो मेरी बात मान लिया करो। शिवाय बोला, अंडरस्को सीनियर, इसने मेरे चाचू के साथ जो कुछ किया है उसकी सजा सिर्फ मौत है और अब नंबर आता है बलराज का। बलराज साहब ने बहुत झूठ बोल लिया, बहुत काम कर लिया, अब उनके रिटायरमेंट के दिन है। शिवाय ने वहां खड़े बॉडीगार्ड को देखकर कहा, अंडरस्को, इसकी बॉडी ठिकाने लगाओ। और फिर वो फार्म हाउस से बाहर की तरह जाने लगा। पीछे पीछे राजवीर भी आ गया। राजवीर बोला, अंडरस्को, आप क्या करना है? शिवाय ने कहा, अंडरस्को, बताया तो बलराज को उठाओ, बलराज ही बताएगा कि रणविजय सिंह राणा ने क्या क्या प्लानिंग की है। शिवाय ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और राजवीर उसके बराबर में। शिवाय ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और फिर अपने गुस्से को ठंडा करके बड़े प्यार से बोला, अंडरस्को, मेरी बहन कैसी है? राजवीर ने कहा, अंडरस्को, ठीक है। शिवाय बोला, अंडरस्को, प्रेगनेंसी में परेशान करती है। राजवीर ने कहा, अंडरस्को, परेशान मैं तो ना फंस गया, उस लड़की के चक्कर में सोच रहा हूँ दो रूही को कैसे संभालूंगा। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, राजवीर तुझे बहुत अच्छा लग रहा होगा ना? मतलब तू पापा बनने वाला है, एक छोटा सा बेबी तुम्हारे घर में आ जाएगा। राजवीर शिवाय की बातों को समझते हुए बोला, अंडरस्को, तो तू भी पापा बन जा। ये सुनकर शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने राजवीर के सवालों का जवाब देते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं यार, आर्या अभी छोटी है। राजवीर बोला, अंडरस्को, इतनी छोटी भी नहीं है। थोड़ी देर बाद शिवाय ने गाड़ी राजवीर के घर के बाहर रोकी। राजवीर गाड़ी से उतरकर शिवाय के पास गया और बोला, अंडरस्को, अब क्या बाहर से चला जाएगा? अंदर आजा, रूही से मिल ले, देख ले अपनी बहन को, कितने नखरे करती है। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, टाइम नहीं है यार, कल चाचू का बर्थडे है और हो ना हो रणविजय सिंह राणा पार्टी में कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर करेगा, मुझे पहले से ही अलर्ट रहना पड़ेगा। तू नहीं जानता उसने चाचू को किस हद तक तोड़ दिया था। अब मेरी बारी, अब मैं तोड़ूंगा और जब मैं तोड़ूंगा तो दुनिया में कोई उसे जोड़ नहीं पाएगा। राजवीर ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, तुझसे तो कोई नहीं जीत सकता, तू तो रघुवंशी फैमिली का अकेला शेर है, शेर नहीं बब्बर शेर। राजवीर से तारीफ सुनकर शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने अपनी गाड़ी का गियर चेंज कर लिया। राजवीर घर आया और उसने गेट खोला। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, पूरा घर फैला हुआ था। राजवीर को समझते देर नहीं लगी कि रूही ने आज भी काम नहीं किया। जब से रूही प्रेग्नेंट हुई थी तब से ही उसका मूड हर 1 घंटे बाद चेंज होता था और उसके सारे नखरे राजवीर को उठाने पड़ते थे। राजवीर सीधा बेडरूम में गया जहां रूही सिर पर चुन्नी बांधकर बेड पर लेटी हुई थी। राजवीर रूही के पास गया और उसने रूही के गालों पर हाथ लगाकर कहा, अंडरस्को, क्या हुआ शहजादी? सिर दर्द कर रहा है? राजवीर को देखकर रूही की आंखों में पानी आ गया। रूही बोली, अंडरस्को, तुम मुझे छोड़कर क्यों जाते हो? राजवीर ने कहा, अंडरस्को, जरूरी काम था रूही, आगे से नहीं जाऊंगा। रूही बोली, अंडरस्को, मेरा अकेले मन नहीं लगता, मैंने आज काम भी नहीं किया,
मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे अभी के अभी आलू का पराठा खाना है। राजवीर बेड से उठकर बोला, अंडरस्को, जी शहजादी गुलाम हाजिर है, जो कहेंगी वो बना कर दूंगा। क्या करेगा रणविजय सिंह राणा पार्टी में? क्या शिवाय रणविजय सिंह राणा के वार का जवाब देगा? आर्या प्रेग्नेंट। राजवीर ने रूही से कहा, अंडरस्को, हाँ मेरी शहजादी, जो आप कहेंगी मैं आपके लिए वही बनाऊंगा। इतना कहकर राजवीर कमरे से बाहर चला गया। आधे घंटे बाद राजवीर फिर से कमरे में आया तो रूही विंडो के पास खड़ी थी। राजवीर गया, उसने पीछे से रूही को गले लगाकर कहा, अंडरस्को, क्या हुआ? रूही ने पलटकर राजवीर के सीने पर सिर रख लिया और बोली, अंडरस्को, राजवीर तुम पूरा दिन घर से बाहर रहते हो, तुमने मेरा काम भी छुड़वा दिया, मेरा मन नहीं लगता घर में। राजवीर बोला, अंडरस्को, मेंशन जाना चाहती हो? रूही ने सिर उठाकर राजवीर को देखा और नम आंखों से हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने झुककर रूही के माथे को चुमकर कहा, अंडरस्को, ठीक है, प्रेगनेंसी के पीरियड तक वहाँ रह लेते हैं, उसके बाद वापस अपने घर में आ जाएंगे। ये सुनते ही रूही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। राजवीर ने फिर से रूही को अपने सीने में छुपाते हुए कहा, अंडरस्को, चलो कुछ खा लो, मैंने तुम्हारे लिए पराठा बना दिया है। राजवीर रूही को लेकर डाइनिंग एरिया में आ गया। उसने रूही को बड़े प्यार से बैठाया और पराठा सर्व कर दिया। रूही ने पराठा खा लिया। राजवीर भी खाना खाते हुए बोला, अंडरस्को, देखो रूही, हम मेंशन चलेंगे, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा, तुम जानती हो मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है। रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर बोला, अंडरस्को, तो ठीक है, चाचू के बर्थडे पर चलते हैं, फिर वहीं रहने लगेंगे। रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी। देखा जाए तो राजवीर का डिसीजन बिल्कुल ठीक था। राजवीर रूही को लेकर रिस्क नहीं ले सकता था। राजवीर को ऑफिस जाना होता था और रूही सारा दिन घर में अकेली रहती। प्रेगनेंसी में रूही के साथ किसी को तो होना चाहिए था, इसलिए राजवीर ने रूही की बात मान ली। रूही ने एक पराठा खा लिया। रूही का जी मिचलाने लगा। राजवीर पूरे कंसंट्रेट से अपना खाना खा रहा था और तभी रूही ने डाइनिंग टेबल पर ही उल्टी कर दी और ये देखकर राजवीर दांत पीसकर रह गया और फिर वो हल्के गुस्से में बोला, अंडरस्को, चटोरी बिल्ली, पराठा निकलना था तो खाया ही क्यों? रूही तो नम आंखों से राजवीर को देखने लगी। राजवीर ने रूही को कभी ऐसे नहीं देखा था। वो हर प्रॉब्लम से फाइट करती थी, लेकिन ये सिचुएशन ही ऐसी थी कि रूही बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती थी। राजवीर ने टिश्यू पेपर उठाया और रूही के होठों को साफ किया और फिर उसकी बाजू पकड़कर दूसरी चेयर पर बैठा दिया। राजवीर ने फिर सफाई की और फिर रूही को लेकर वॉशरूम में आ गया। रूही कुछ बोल नहीं रही थी। रूही सच में राजवीर को बहुत ज्यादा परेशान करने लगी थी, लेकिन ये सब रूही जानबूझकर नहीं कर रही थी। राजवीर ने रूही का चेहरा अच्छे से साफ करवाया और फिर उसे बेडरूम में लेकर आ गया। रूही बेड पर बैठ गई। राजवीर उसके पास चेयर डालकर बैठ गया। राजवीर ने कहा, अंडरस्को, आई एम सॉरी। रूही कुछ नहीं बोली। राजवीर बोला, अंडरस्को, यार मुझे समझ नहीं आता, ऐसा कौन सा शेर पैदा करोगी जो तुम्हारी इतनी बुरी हालत हो गई? ना कुछ करती हो, ना कुछ खाती हो तो डाइजेस्ट नहीं होता, पता नहीं कैसा बेबी होगा हमारा। रूही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने दोनों हाथ किसी छोटे बच्चों की तरह राजवीर की ओर बढ़ा दिए और राजवीर ने भी रूही को गले से लगा लिया। रघुवंशी मेंशन आज हर्षवर्धन का बर्थडे था। मेंशन में तैयारी जोरों पर थी। हालांकि हर्षवर्धन अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहता था, फिर भी शिवाय और दिव्यांश को समझना उसके बस में नहीं था। हर्षवर्धन अपने कमरे में तैयार हो रहा था। हीर हर्षवर्धन को तैयार होने में हेल्प भी कर रही थी। बेशक हर्षवर्धन की सारी टेंशन शिवाय और दिव्यांश ने ले ली थी, फिर भी हर्षवर्धन का मूड काफी ऑफ था। तभी हर्षवर्धन और हीर के कमरे में शिवाय और दिव्यांश आए। शिवाय और दिव्यांश दोनों ने ही ब्लैक कलर का 3 पीस पहना हुआ था। दोनों ही बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहे थे। हर्षवर्धन ने अपने भतीजे को देखा तो उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आ गई।
शिवाय ने अपने दोनों हाथ फैलाकर हर्षवर्धन को गले लगा लिया और बोला, अंडरस्को हैप्पी बर्थडे चाचू। शिवाय थोड़ा पीछे हुआ और फिर दिव्यांश ने भी हर्षवर्धन को गले लगाकर कहा, अंडरस्को मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे चाचू। हर्षवर्धन ने दोनों को देखकर कहा, अंडरस्को ये सब करना जरूरी है। शिवाय बोला, अंडरस्को हाँ बिल्कुल जरूरी है, दुश्मनों को पता तो चले कि उनके छोटे मोटे चाल चलने से कुछ नहीं होता। रघुवंशी फैमिली को तोड़ना इतना आसान नहीं है जितना वो लोग सोच रहे हैं। हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। शिवाय ने ताली बजाकर कहा, अंडरस्को क्यों अच्छा नहीं लग रहा? जब मेरा बर्थडे था और मैंने ये बात बोली थी तब तो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे थे, अब खुद का बर्थडे आया तो पीछे हट रहे हो। चाचू चलो वैसे भी आज पार्टी में धमाका होने वाला है, ऐसा धमाका जिसमें हर हाल में रणविजय सिंह राणा की ही हार होगी। दिव्यांश बोला, अंडरस्को चलो ना चाचू आप तो कुछ ज्यादा ही सोचने लगे, चलिए चाचू चलते हैं। शिवाय और दिव्यांश हर्षवर्धन और हीर को लेकर मेंशन के हॉल में आ गए। मेंशन का हॉल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। राजस्थान की सारी मशहूर हस्ती उस पार्टी में मौजूद थे। पूरी राजावत फैमिली भी आई हुई थी। शौर्य और सांझ भी वही थे। सांझ बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने बेबी पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक थकावट सी थी, एक उदासी थी और आज शायद उसकी उदासी का आखिरी दिन था। शौर्य जब जब सांझ को देखता उसे हंसी आ जाती, जबकि शौर्य जानता था कि जब वो सांझ को प्रपोज करेगा तो सबसे पहले सांझ उसे थप्पड़ मारेगी। फिर भी शौर्य ने सांझ को सताना बंद नहीं किया। पार्टी में विराज और वीरा भी थे। वीरा आना नहीं चाहती थी, लेकिन शिवाय के बहुत ज्यादा कहने पर वीरा पार्टी में आ गई। हर्षवर्धन ने वीरा को देखा तो हर्षवर्धन को खुद पर गुस्सा आया, लेकिन फिलहाल तो वो कुछ कर नहीं सकता था। वीरा ने जब हर्षवर्धन को देखा तो उसने कसकर विराज की बाजू पकड़ ली, जैसे कहना चाहती हो कि अंडरस्को आप कुछ भी कहे लेकिन मैं विराज को नहीं छोड़ूंगी। हर्षवर्धन ने मेहमानों के सामने वीरा से कुछ नहीं कहा। अगर मेहमान नहीं होते तो हर्षवर्धन वीरा से हाथ जोड़कर माफी मांग लेता। वैसे भी हर्षवर्धन जमीन से जुड़ा हुआ था, उसके अंदर एटीट्यूड नहीं था। उसे हाथ जोड़कर वीरा के सामने माफी मांगने में कोई शर्म नहीं आती। थोड़ी देर बाद पार्टी में सब डांस करने लगे। शिवाय आर्या के साथ डांस कर रहा था, लेकिन शिवाय के दिमाग में राजवीर की बातें घूम रही थी कि तुम भी एक बेबी प्लान कर लो। शिवाय चाहता था कि वो भी एक बेबी प्लान करें, लेकिन आर्या से कहने की हिम्मत शिवाय के अंदर नहीं थी। सबके सामने तो शिवाय बब्बर शेर बनकर घूमता था, लेकिन आर्या के सामने कहीं ना कहीं उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। आर्या बोली, अंडरस्को क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो? शिवाय बोला, अंडरस्को नहीं तो मैं क्यों सोचूंगा। आर्या बोली, अंडरस्को नहीं मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आप कुछ तो सोच रहे हो, कुछ तो कहना चाहते हो, लेकिन कह नहीं रहे। शिवाय ने आर्या के साथ डांस करते हुए कहा, अंडरस्को नहीं छुईमुई कुछ नहीं कहना, बस यही कहना था कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। आर्या बोली, अंडरस्को वैसे मुझे आपको कुछ कहना है। शिवाय ने आर्या की कमर पर हाथ रखकर थोड़ा सा घुमाते हुए कहा, अंडरस्को हाँ बताओ क्या कहना है। आर्या बोली, अंडरस्को मिस्टर ऑलराउंडर हमारे घर में एक छोटा सा शिवाय आने वाला है। ये सुनकर शिवाय ने हैरानी से आर्या को देखा और उसकी बातों का मतलब निकालने की कोशिश करने लगा। शिवाय के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आर्या समझ गई थी कि उसने जो कुछ कहा वो शिवाय को समझ नहीं आया। आर्या बोली, अंडरस्को समझ नहीं आया। शिवाय ने बहुत मासूमियत से हाँ में गर्दन हिला दी। इसमें दो राय नहीं थी कि शिवाय भी कहीं ना कहीं मासूम था, उसे भी बहुत सारी चीज समझ नहीं आती थी। आर्या बोली, अंडरस्को चलो एक पहेली का जवाब दो। लोगों ने मिलकर चोरी करी लेकिन खजाने के बारे में सिर्फ एक को पता चला। शिवाय बोला, अंडरस्को तो ये तो चीटिंग हुई ना, जिसे खजाने के बारे में पता चला था वो दूसरे को बता देता।
आर्या डांस करते हुए बोली, अंडरस्को, वो तो बताना चाहता था, लेकिन दूसरे को समझ ही नहीं आया। शिवाय भी आर्या की कमर को पकड़कर हल्का सा घुमाते हुए बोला, अंडरस्को, अगर समझ नहीं आया तो उसे अच्छे से समझा देता। आर्या बोली, अंडरस्को, ऐसे थोड़ी, खजाना बहुत कीमती है, अगर उसे खजाना चाहिए तो वो खुद पहेली को समझे। शिवाय रुक गया, उसने आर्या को अपने थोड़ा सा करीब करके कहा, अंडरस्को, सही सही बताओ ना, क्या बात है। आर्या बोली, अंडरस्को, बता दूंगी लेकिन आप रिएक्ट नहीं करेंगे। शिवाय बोला, अंडरस्को, नहीं करूंगा। आर्या बोली, अंडरस्को, नहीं, मुझे आप पर यकीन नहीं, आप बहुत तेज चिल्लाएंगे और पूरी पार्टी में हल्ला मचा देंगे, और फिर पूरी पार्टी के लोग हमें देखेंगे, मैं नहीं बताऊंगी। शिवाय बोला, अंडरस्को, तो चलो कमरे में चलते हैं, वहां बता देना। आर्या मुंह बनाते हुए बोली, अंडरस्को, पार्टी खत्म हो जाने दो, बता दूंगी। शिवाय ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, देखो मेरे पेट में गुड़ गुड़ हो रही है, प्लीज बता दो। आर्या को शिवाय का छेड़ना अच्छा लग रहा था। शिवाय की ऐसी बातें सुनकर आर्या को तो मजा आ रहा था। आर्या का मन नहीं था कि वो शिवाय को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता दे, लेकिन बताना तो पड़ता ही। आर्या बोली, अंडरस्को, ठीक है तो मैं बता देती हूँ, लेकिन मैं सच कहती हूँ, रिएक्ट मत करना। शिवाय बोला, अंडरस्को, हाँ पक्का, प्रॉमिस, रिएक्ट नहीं करूँगा। आर्या शिवाय के थोड़ा सा करीब आई और उसके कॉलर को ठीक करते हुए बोली, अंडरस्को, हमारे बीच एक मेहमान आने वाला है। शिवाय को अभी भी समझ नहीं आया। शिवाय बोला, अंडरस्को, मेरी बात सुनो, मेंशन ऑलरेडी खचाखच भरा हुआ है, अब कौन आने वाला हमारे घर में। अब तो आर्या का मन हुआ कि शिवाय का गला दबा दे। वो गुस्से में शिवाय को देखने लगी। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि वो इंसान जो दो फैमिली की बैकबोन था, उसे इतनी सी बात समझ नहीं आ रही थी। आर्या गुस्से में बोली, अंडरस्को, मिस्टर ऑलराउंडर, आपका कुछ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं है। आर्या मुंह बनाकर जाने लगी और तभी शिवाय ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, अंडरस्को, देखो मुझे सच में नहीं समझ आ रहा, तुम बता दो ना कौन आने वाला है। आर्या का मूड खराब हो गया था। आर्या ने फिर से एक बार शिवाय को समझाते हुए कहा, अंडरस्को, हम 2 से 3 होने वाले हैं। पर शिवाय को अभी भी समझ नहीं आया, लेकिन शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना सिर को खुजाते हुए कहा, अंडरस्को, आर्या, आई रियली लव यू, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया। अब तो आर्या ने शिवाय का गला ही पकड़ लिया और उसे दबाने लगी। हालांकि आर्या के छोटे छोटे हाथों से शिवाय का गला दब नहीं रहा था, लेकिन वो अपना पूरा गुस्सा शिवाय पर निकाल रही थी। शिवाय ने अपने दोनों हाथ आर्या की कमर पर लपेटकर उसे और थोड़ा सा नजदीक करते हुए कहा, अंडरस्को, बता दो ना, छुई मुई। आर्या मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप पापा बनने वाले हैं और मैं माँ। शिवाय बोला, अंडरस्को, अच्छा। और अचानक ही शिवाय की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने आर्या को देखा, उसके चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। आर्या ने ना में एक गर्दन हिलाई, क्योंकि वो जानती थी शिवाय रिएक्ट के बिना नहीं मानेगा। वो बार बार ना में गर्दन हिलाकर ये कहने की कोशिश कर रही थी कि अंडरस्को, प्लीज, बहुत सारे मेहमान हैं, रिएक्ट ना करें। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि शिवाय रिएक्ट ना करता। उसके मन की मुराद पूरी जो हो गई थी। जब से उसने सुना था कि राजवीर रूही पेरेंट्स बनने वाले हैं, तब से उसके दिल में भी पेरेंट्स बनने की इच्छा पैदा हो गई थी। और अब जब उसे पता चला कि उसकी इच्छा तो कब की कंप्लीट हो गई, तो वो खुद को रिएक्ट करे बिना कैसे मानता। शिवाय एकदम से चिल्लाया और उसके चिल्लाने से आर्या ने अपने कान में उंगली डाल ली। आर्या के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और गाल हल्के हल्के लाल हो रहे थे। हर्षवर्धन, जो कि हीर के साथ डांस कर रहा था, उसने शिवाय को देखकर कहा, अंडरस्को, चिल्ला क्यों रहे हो। पूरी पार्टी में सब शिवाय को ही देख रहे थे। शिवाय बोला, अंडरस्को, आई लव यू चाचू। इतना कहकर शिवाय ने आर्या को गोद में उठा लिया और पूरी पार्टी में गोल गोल घूमने लगा। आर्या जानती थी ऐसा ही कुछ होगा,
इसलिए वो शिवाय को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन इतनी बड़ी गुड न्यूज़ को कब तक छुपाती। तभी हीर बोली, पीयू की डैडी शिवाय से कहिए रुक जाएगा, ऐसे में गोल गोल घूमना ठीक नहीं है। हर्षवर्धन ने हीर को देखा और बोला, मैं कुछ समझा नहीं। हीर बोली, शिवाय की छुई मुई प्रेग्नेंट है। ये सब ने सुन लिया और हर्षवर्धन के साथ साथ पूरी राजावत फैमिली और रघुवंशी फैमिली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तब तक शिवाय ने भी आर्या को नीचे उतार दिया था। आर्या तो सच में चक्कर की वजह से गिरने वाली थी, लेकिन शिवाय ने उसे कसकर पकड़ लिया। क्या होगा पार्टी में? क्या शिवाय की खुशियों को किसी की नज़र लग जाएगी? CH-348 शिवाय ने लगाई रणविजय सिंह की वोट। शिवाय आज बहुत खुश था, खुश होता भी क्यों ना। उसके दिल की मुराद जो पूरी हुई थी। शिवाय के साथ साथ पूरी रघुवंशी फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी। शौर्य तो इतना खुश था कि उसने सांझ को ही गले लगा लिया और सांझ उसने शौर्य के सीने पर मारते हुए कहा, मेरे गले क्यों लग रहे हो? जाकर लगो ना अपनी स्वीटी के गले, तुम तो उसका नमक बनकर स्वीटी में घुल जाना चाहते हो ना। शौर्य सांझ से थोड़ा सा दूर होकर बोला, हाँ अपनी स्वीटी के साथ घुल जाऊंगा और तुम भी देखना आज ही मैं उसके साथ सगाई करने वाला हूँ। ये सुनते ही सांझ की आंखें हल्की सी नम हो गई। शौर्य को तो अभी भी सांझ पर तरस नहीं आ रहा था और सांझ अपने आंसुओं को छुपाते हुए वहां से चली गई। शौर्य सांझ को देखकर खुद से बोला, मैं पहला दूल्हा हूँ जो सगाई करने से पहले खूब पिटेगा। छोड़ेगी नहीं, शर्म भी नहीं करेगी, पूरी राजावत और रघुवंशी फैमिली के सामने मारेगी, मेरी कमर सीधी कर देगी। तभी दिव्यांश बोला, चाचू चलो केक कट कर लेते हैं। हर्षवर्धन ने दिव्यांश को देखा और मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये सब करना जरूरी है? अजीब लग रहा है। शिवाय आर्या को संभालता हुआ हर्षवर्धन के पास आया और बोला, वाह, खुद की बारी आई तो अजीब लग रहा है, और हम दोनों भाइयों को किसी छोटे से बच्चे की तरह केक कटवाते हो तब अजीब नहीं लगता। शिवाय की बात सुनकर पूरी रघुवंशी फैमिली हंसने लगी और तभी वरदान ने कहा, रघुवंशी साहब, जब बच्चों का दिल है तो केक कट कर दीजिए। हर्षवर्धन ने हीर की तरफ हाथ बढ़ाया और हीर ने हर्षवर्धन का हाथ पकड़ लिया। हर्षवर्धन ने हीर को बिल्कुल अपने आगे खड़ा किया और उसके हाथ को अपने हाथों से पकड़कर केक कट करने ही वाला था। तभी हीर बोली, पीहू के डैडी पीहू कहाँ है? पीहू हमेशा की तरह राजवीर की गोदी में चढ़ी हुई थी। राजवीर और पीहू का भी अलग ही था। राजवीर पीहू को लेकर वहां आया जहां सब खड़े थे। राजवीर ने पीहू को गोद से उतारा और पीहू भागकर हीर के पास आ गई। हर्षवर्धन ने पीहू को गोद में उठा लिया और फिर पूरी फैमिली ने एक साथ केक कट किया। केक कट करने के बाद हर्षवर्धन ने हीर को केक खिलाया और हीर ने हर्षवर्धन को। धीरे धीरे पूरी रघुवंशी फैमिली ने एक दूसरे को केक खिला दिया। और तभी गेट पर रणविजय सिंह राणा ने ताली बजाते हुए कहा, क्या बात है, एक खूनी का बर्थडे मनाया जा रहा है। ये सुनते ही शिवाय की मुट्ठी कस गई। शिवाय ने आर्या को धीरे से एक सोफे पर बिठाया और उसके माथे को चूमकर बोला, जो भी देखोगी, जो भी सुनोगी, जो कुछ भी होगा उसे इग्नोर करना। तुम्हारा पति ऐसा ही है, जैसा भी है, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आर्या ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, जैसा नहीं है, मेरा पति बहुत अच्छा है, बब्बर शेर है मेरा पति, यकीन नहीं आता तो रीडर से पूछ लो। शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने एक बार फिर आर्या के माथे को चूम लिया। शिवाय रणविजय सिंह राणा के पास जाकर बोला, तुम्हें तो हमने नहीं बुलाया तो क्यों आए हो? रणविजय सिंह राणा ने कहा, तुम्हें नहीं पता कि क्यों आया हूँ? चलो मैं बता देता हूँ। मुझे रघुवंशी परिवार की खुशियाँ देखी नहीं जाती और इसलिए मैं सरकार की मदद करने आ गया। तुम्हारे ये चाचू असल में तुम्हारे चाचू है ही नहीं, इसे तो अजित रघुवंशी ने अडॉप्ट किया था। ये सुनते ही हर्षवर्धन की नजरें झुक गई, उसके चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। पूरी पार्टी खुसुर फुसुर करने लगी।
पूरी रघुवंशी फैमिली हर्षवर्धन को देखकर हैरान थी। दिव्यांश ने हर्षवर्धन की बाजू पकड़कर कहा, अंडस्को, आप देख नहीं रहे रणविजय सिंह राणा के सामने कौन खड़ा है और आपको लगता है कि वो अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा? नहीं होगा। शिवाय ने ताली बजाकर कहा, अंडस्को, क्या बात है, एक गरीब फटीचा आदमी मेरे सामने खड़ा होकर मुझे कहेगा कि हर्षवर्धन तुम्हारा चाचू नहीं है और मैं मान लूंगा? तुम्हारे पास कोई सबूत तो होगा या ऐसे ही इन पुलिस वालों को उठाकर ले आए? रणविजय सिंह बोला, अंडस्को, सबूत है और तभी तो मैं पुलिस वालों को लेकर आया हूँ। तुम्हारा चाचू तो खूनी भी है, इसने तो अपनी माँ का खून कर दिया। ये सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्का सा पसीना आ गया। एक सेकंड के अंदर हर्षवर्धन के सामने वो पल घूमने लगा जब मालती की मौत हुई थी और हर्षवर्धन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाया था। 5 साल का ही तो था हर्षवर्धन, उसे तो पता भी नहीं था उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है। शिवाय ने इंस्पेक्टर को देखकर कहा, अंडस्को, अरेस्ट वारंट है आपके पास? इंस्पेक्टर ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने अपना एक हाथ इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ाया, जैसे अरेस्ट वारंट मांग रहा हो। इंस्पेक्टर ने भी अरेस्ट वारंट शिवाय के हाथ में रख दिया। शिवाय ने अरेस्ट वारंट खोलकर देखा तो हंसकर बोला, अंडस्को, अरे इसमें तो बलराज साहब का नाम लिखा है। ये सुनते ही रणविजय सिंह राणा हैरानी से इंस्पेक्टर को देखने लगा और इंस्पेक्टर उसकी तो हवाइयाँ उड़ गई। इंस्पेक्टर ने जल्दी से शिवाय के हाथ से अरेस्ट वारंट लिया, उसे पढ़ने लगा। उसमें सच में बलराज का नाम ही था। शिवाय बोला, अंडस्को, तो आपका आना तो बेफिजूल हो गया, तो तुम निकलो इससे पहले कि मेरे बॉडीगार्ड तुम लोगों को धक्के देकर बाहर निकाले या मैं तुम पर मानहानि का केस करूं। उससे पहले ही यहाँ से चले जाओ, वरना शिवाय का दिमाग खराब हो गया ना तो अपने पैरों पर नहीं जाओगे, 4 कंधे पर जाओगे। इंस्पेक्टर डर गया और वहां से जाने लगा और तभी रणविजय सिंह चिल्लाया, अंडस्को, इंस्पेक्टर, मेरे पास सबूत है कि हर्षवर्धन ने कि अपनी मां का खून किया है और हर्षवर्धन इस घर का बेटा नहीं है। रणविजय सिंह राणा की बात सुनकर पूरी रघुवंशी फैमिली को गुस्सा आ रहा था। शिवाय को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि अभी के अभी रणविजय सिंह राणा के मुंह पर एक खींचकर थप्पड़ मार दे, लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किया। शिवाय बोला, अंडस्को, तो सबूत दिखाओ, मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा सबूत हाथ लग गया जिसके बेस पर तुम यहाँ भोंकने आ गए। रणविजय ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक पेन ड्राइव अपने ही एक बॉडीगार्ड को पकड़ाते हुए कहा, अंडस्को, ये पेन ड्राइव उस स्क्रीन से कनेक्ट करो। आज रणविजय सिंह राणा हर्षवर्धन की सच्चाई पूरी दुनिया को दिखाएगा, सबको बताएगा कि हर्षवर्धन रघुवंशी फैमिली का बेटा नहीं है। उस बॉडीगार्ड ने वो पेन ड्राइव स्क्रीन पर कनेक्ट कर दी और उसमें एक स्लाइड आई जो बहुत ही खूबसूरत वादियों की फोटो थी। तभी दूसरी स्लाइड आई, उसमें रणविजय सिंह राणा हाफ पैंट में था और वो फोटो एक बीच की थी। रणविजय सिंह राणा के आसपास 2 लड़कियां थीं जिन्होंने न के बराबर कपड़े पहने हुए थे और ये नज़ारा देखकर पूरी रघुवंशी फैमिली को हंसी आ गई, खासकर शिवाय को। शिवाय तो जानबूझकर रणवीर सिंह राणा के सामने हंस रहा था और ये नज़ारा देखकर रणविजय सिंह राणा की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने बॉडीगार्ड को देखकर कहा, अंडस्को, ये क्या लगाया है? बॉडीगार्ड ने सिर झुकाकर कहा, अंडस्को, सर, आपने यही पेन ड्राइव तो दी थी। रणविजय सिंह राणा ने चिल्लाकर कहा, अंडस्को, हटाओ ये सब। एक और फोटो वहां पर स्लाइड हुई। उस स्लाइड में रणविजय सिंह राणा एक पूल में बैठा हुआ था और वहां अनगिनत लड़कियां थीं जो रणविजय सिंह राणा के इधर उधर हाथ लगा रही थी और उन्होंने ऑलमोस्ट छोटे से ही कपड़े पहने हुए थे। ऐसे ना जाने कितनी ही स्लाइड उस बड़ी सी स्क्रीन पर स्लाइड हो रही थी, जिसे देखकर वहां पर खड़े सारे मेहमान लगभग हंस रहे थे और रणविजय सिंह राणा सुलगती हुई आंखों से शिवाय को देख रहा था। रणविजय सिंह राणा ने तो कभी नहीं सोचा था कि वो धज्जियां उड़ाने आएगा हर्षवर्धन रघुवंशी की और बदले में शिवाय उसे ही बेइज्जत कर देगा। रणविजय सिंह राणा की हालत देखकर शिवाय ने धीरे से उसके कान में कहा, अंडस्को, क्या हुआ? नहले पर दहला पड़ गया? तुम्हें क्या लगा तुम मेरी पार्टी में आओगे, मेरे चाचू की बेइज्जती करोगे और मैं देखता रहूंगा?
रणविजय सिंह ने गुस्से में शिवाय को देखकर कहा, अंडरस्को शिवाय मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शिवाय बोला, अंडरस्को मैं चाहता भी नहीं तुम मुझे छोड़ो, पर अब तुम्हारा टाइम जा चुका है, अब मेरा टाइम है, और जब मैं मारता हूं ना तो इंसान पानी नहीं मांगता। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू, तुम जितना कर सकते थे उससे ज्यादा कर लिया, अब मैं करूंगा। थोड़ी देर में वो स्लाइड खत्म हो गई। रणविजय सिंह राणा अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और तभी उस बड़ी से स्क्रीन पर फिर से एक स्लाइड चलने लगी। उसमें रणविजय सिंह राणा के हाथ में बंदूक थी और उसके सामने लोग बैठे हुए थे जिन्हें रणविजय सिंह राणा वेपन स्मगल करता था। ये देखकर तो रणविजय सिंह राणा की आंखें और ज्यादा हैरानी से फैल गई। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पर्सनल फोटो यहाँ होगी। रणविजय चिल्लाया, अंडरस्को बंद करो ये सब। शिवाय ने कहा, अंडरस्को क्या हुआ, बंद क्यों करेंगे? इनफैक्ट आपकी असलियत पूरी दुनिया को दिखा रहा हूँ। आप तो एक बिजनेसमैन है ना, लेकिन बिजनेस की आड़ में तो आप यही करते हैं ना, वेपन का बिजनेस। ऐसे ना जाने कितनी ही फोटो उस बड़ी सी स्क्रीन पर चल रही थी। सारे मेहमान एक बार उस स्क्रीन को देखते और एक बार रणविजय सिंह राणा को। मेहमानों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि रणविजय सिंह राणा जैसी पर्सनैलिटी इतना घटिया काम भी कर सकती है। रणविजय सिंह राणा इस वक्त आपे से बाहर हो गया था। ना तो वो गुस्सा कर पा रहा था और ना ही शिवाय को ढंग से जवाब दे पा रहा था, और तभी शिवाय ने इंस्पेक्टर को देखकर चुटकी बजाते हुए कहा, अंडरस्को अब ले जो इन्हें खातिरदारी करो इनकी, अब तो देख लिया ना कि ये वेपन का बिजनेस करते हैं, दुनिया भर में हथियार बेचते हैं। इंस्पेक्टर बहुत इज्जत से रणविजय सिंह राणा के पास आकर बोला, अंडरस्को चलिए सर। शिवाय ने एक आईब्रो उचका कर कहा, अंडरस्को चलिए सर। इन्होंने कोई सत्याग्रह के आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिन्हें इतनी इज्जत के साथ ले जा रहे हो, कॉलर पकड़ो और खींचकर लेकर जाओ, देश के दुश्मनों को वेपन बेचता है। इंस्पेक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वो शिवाय के सवालों का क्या जवाब दे। इंस्पेक्टर ने फिर कहा, अंडरस्को चलिए मिस्टर राणा। इंस्पेक्टर के मुंह से फिर से इज्जत के शब्द सुनकर शिवाय ने आईब्रोज उचका कर कहा, अंडरस्को कल तो मैं तुझे इतनी इज्जत के लायक नहीं छोड़ूंगा। शिवाय ने रणविजय सिंह को देखकर थोड़े तेज आवाज में कहा, अंडरस्को शर्म नहीं आती मिस्टर रणविजय सिंह राणा, एक रिपोर्टेड पर्सनैलिटी होकर इतनी घटिया हरकत करते हुए। खैर छोड़ो, तुम जैसे आदमियों का कर भी क्या सकते हैं। अब निकलो मेरे मेंशन से, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। रणविजय सिंह राणा दांत पीस कर रह गया। वो जो कुछ करने आया था वो कर नहीं पाया और शिवाय को उंगली दिखाकर वहां से चला गया। शिवाय ने एक मुस्कुराहट के साथ खुद से कहा, अंडरस्को मेरे घर में खड़ा होकर मुझे ही बेइज्जत करने आया था। जानता नहीं है कौन हूं मैं, शेर हूं मैं, बब्बर शेर। शिवाय ने पलटकर हर्षवर्धन को देखा। हर्षवर्धन ने एक गहरी सांस ली। शिवाय तेज कदमों से अपने चाचू के पास गया और उन्हें गले लगाकर बोला, अंडरस्को मैं हूं ना चाचू। ये तो एक रणविजय सिंह था, अगर ऐसे 100 भी आ जाएंगे तो भी शिवाय को नहीं हरा सकते, अकेला शिवाय 100 पर भारी है। इतना कहकर शिवाय ने केक का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और हर्षवर्धन को खिला दिया। धीरे धीरे मेहमान जाने लगे। शौर्य भी इंतजार कर रहा था कि मेहमान चले जाए, क्योंकि सबके सामने पीटना शौर्य को भी अजीब लगता। वैसे शौर्य भी ये बात मान चुका था कि आज उसकी पिटाई निश्चित है, उसे कोई नहीं बचा सकता। आखिर काम भी तो शौर्य ने पीटने वाले ही किए थे। हर्षवर्धन और हीर ने मिलकर मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट्स दिए और सबको एक एक करके विदा किया। कुछ लोग दिल से दुआएं दे रहे थे, कुछ लोग अंदर ही अंदर हर्षवर्धन और हीर को देखकर जलन महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो जैसे पार्टी एंजॉय करने आए थे और पार्टी एंजॉय करके जा रहे थे। लेकिन हर्षवर्धन और हीर दोनों ने हर एक मेहमान को स्पेशल अटेंशन देकर उन्हें मेंशन से विदा किया। लगभग सारे मेहमान ही जा चुके थे, तभी शिवाय शौर्य के पास आकर बोला, अंडरस्को अब तो सांझ को प्रपोज कर दे, वरना सच कहता हूँ भाई जब वो मरेगी ना कोई नहीं बचाएगा।
शौर्य ने हाँ में गर्दन हिलाई और पार्टी में नजर घुमा कर देखा तो वहां सांझ नहीं थी। सांझ को वहां ना देखकर शौर्य की दिल की धड़कन बढ़ गई। शौर्य जल्दी से स्टडी रूम में गया, लेकिन सांझ वहां भी नहीं थी। शौर्य सांझ को मेंशन में ढूंढने लगा, उसे सांझ कहीं नहीं दिखाई दी। शौर्य भागता हुआ गार्डन में गया, सांझ गार्डन में भी नहीं थी। अब तो उसे शौर्य का दिल और ज्यादा धड़कने लगा। शौर्य ने शिवाय से पूछा, अंडस्को, यार सांझ कहीं मिल नहीं रही, तूने देखी है क्या? शिवाय ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, है तो वो घर में ही, कहाँ है ये नहीं पता, क्योंकि मेंशन से बाहर तो वो गई नहीं। क्या शौर्य को सांझ मिल जाएगी? क्या शौर्य सांझ को प्रपोज कर देगा? CH 349 शौर्य ने सांझ को किस किया? शौर्य सांझ को ढूंढ रहा था, उसे सांझ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अब शौर्य को अपने ऊपर गुस्सा भी आने लगा कि उसने क्यों सांझ को इतना परेशान किया। शौर्य टेंशन में सांझ को मेंशन के हर कमरे में ढूंढने लगा। शौर्य के चेहरे पर पसीना आ गया था। फाइनली शौर्य कमरे में गया, उसने वहां देखा तो सांझ वहां भी नहीं थी। शौर्य का चेहरा बता रहा था कि इस वक्त शौर्य के दिल पर क्या बीत रही है। शौर्य गेट बंद करके वापस जाने लगा, तभी उसने सुबकने की आवाज सुनी। शौर्य वापस से कमरे में आया, उसने धीरे से वॉशरूम का गेट खोलकर देखा तो सांझ शॉवर के नीचे बैठी हुई रो रही थी। सांझ ने अपने घुटने मुड़े हुए थे और अपना सिर घुटनों में छुपाया हुआ था। सांझ को ऐसे देखकर शौर्य का तो दिल भर आया, उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। शौर्य जल्दी से सांझ के पास गया और उसके चेहरे को ऊपर करके बोला, अंडस्को, तुम क्यों रही हो? शौर्य की नज़र सांझ के चेहरे पर टिक गई। सांझ ने रो रो कर अपना बुरा हाल किया हुआ था। शायद इतना पहले कभी ना रोई थी जितना आज रो रही थी, और सांझ रोती भी क्यों ना। शौर्य ने उसके साथ इतना बड़ा मजाक जो किया था, सांझ का तो एक एक मिनट शौर्य के बिना कैसे गुजरता था, सांझ ही जानती थी। और शौर्य वो तो सांझ के मजे लेने में इतना बिजी था कि सांझ की हालत ही नहीं समझ रहा था। सांझ ने शौर्य के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, अंडस्को, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? जीने क्यों नहीं देते मुझे? शौर्य लगभग बाथरूम के फर्श पर गिर ही गया था, लेकिन उसने अपना एक हाथ रखकर खुद को गिरने से बचा लिया। शौर्य खड़ा हुआ और बोला, अंडस्को, सांझ चलो खड़ी हो जाओ, बाहर चलकर बात करते हैं। सांझ खड़ी हुई, उसने चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, शौर्य, अगर तुम चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं सच में अपने साथ कुछ कर लूंगी। जाओ यहाँ से, जाओ अपनी स्वीटी के पास। शौर्य ने सांझ की बाजू पकड़ी और उसे खींचकर कमरे में ले जाकर सोफे पर बैठा दिया और फिर एक टॉवल लेकर आया और सांझ को अच्छे से साफ करने लगा, क्योंकि सांझ पूरे तरीके से भीग चुकी थी। सांझ फिर से गुस्से में खड़ी हुई और उसने शौर्य के सीने पर धक्का देते हुए कहा, अंडस्को, अब जाते क्यों नहीं? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं सच कहती हूँ शौर्य, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं चाचू को बता दूंगी। अभी चाचू तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल देंगे। शौर्य सांझ के गुस्से को देख रहा था और समझ भी रहा था कि सांझ गुस्सा क्यों है। सांझ से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शौर्य स्वीटी के नजदीक जा रहा है। शौर्य बोला, अंडस्को, सांझ प्लीज शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। सांझ ने एक बार फिर शौर्य के सीने पर हाथ रखकर चिल्लाते हुए दर्द भरी आवाज में कहा, अंडस्को, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना, जाओ यहाँ से, नहीं तो सच कहती हूँ कुछ कर लूंगी। इतना कहकर सांझ ने पास रखा एक बाउल देखा जिसमें फ्रूट्स के साथ चाकू रखा हुआ था। सांझ ने बिना सोचे समझे उस चाकू को उठाकर अपनी कलाई पर रखते हुए कहा, अंडस्को, शौर्य, एक और मिनट तुम यहाँ खड़े रहे तो मैं अपनी कलाई काट लूंगी। जाओ यहाँ से, मेरे सब का इम्तिहान मत लो। मैं खुद को तुम्हारे सामने कमजोर महसूस नहीं करना चाहती, तुम्हें नहीं बताना चाहती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हें नहीं बताना चाहती कि मैं तुम्हारे बिना मर रही हूँ। मैं अपने आंसू, अपनी तकलीफ सीमित रखना चाहती हूँ,
तुम्हारे सामने बहाना नहीं चाहती, जाओ यहाँ से, वरना सच कहती हूँ तुम्हारे सामने खुद को मार लूंगी। शौर्य तो आंखें फाड़े सांझ को ही देख रहा था। शौर्य को नहीं पता था कि उसका छोटा सा मजाक सांझ के दिल पर कटारी का काम कर रहा है। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि सांझ को अगर वो नहीं मिला तो वो अपनी ये हालत कर लेगी। सांझ ने तो खुद को संभाल लिया था, लेकिन शौर्य ने ही उसे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। सांझ को ऐसे देखकर हल्की सी आंखें तो शौर्य की भी लाल हो गई। शौर्य ने फिर से सांझ को समझाते हुए कहा, अंडरस्को, सांझ मैं स्वीटी से प्यार नहीं करता। सांझ चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को, मुझे नहीं जानना तुम किससे से प्यार करते हो और किसी से प्यार नहीं करते, यहाँ से चले जाओ, मुझे अभी बहुत सारा रोना है और मैं तुम्हारे सामने रोना नहीं चाहती। आज इतना रो लूंगी कि तुम्हारे लिए जो मेरे एहसास है वो सब मर जाएंगे। तुम्हारे लिए जो मैं फील करती हूँ वो सारी फीलिंग अपने आंसुओं के साथ बहा दूंगी। अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। जब तुम आगे बढ़ सकते हो तो मैं भी बढ़ सकती हूँ। मुझे कमजोर समझने की कोशिश मत करना शौर्य। कहते कहते सांझ की आंखें नम हो चुकी थी और शौर्य उसका तो एक एक पल दिल टूट रहा था। उसे नहीं पता था कि मजाक मजाक में वो सांझ के दिल को बुरी तरीके से तोड़ रहा है। शौर्य ने सांझ को देखकर एक बार फिर समझाते हुए कहा, अंडरस्को, सांझ पागल हो गई हो। मैं जानता हूँ तुम मेरी चाशनी हो, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। ये सुनते ही सांझ और ज्यादा गुस्से में बोली, अंडरस्को, शौर्य तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें बस ये चाकू दिखाकर डरा रही हूँ। मैं डरा नहीं रही, मैं सच में खुद को खत्म कर लूंगी। इतना कहकर सांझ ने जैसे ही चाकू को अपनी कलाई पर रखकर खींचने की कोशिश की, शौर्य ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसके हाथ से चाकू लेकर एक साइड फेंक दिया और अगले ही पल सांझ को कसकर गले लगा लिया। सांझ शौर्य की बाहों में छटपटाने लगी, उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन शौर्य ने सांझ को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। शौर्य ने अगले ही पल सांझ को थोड़ा सा खुद से दूर किया और अपने होंठ सांझ के होठों पर रख दिए। शौर्य सांझ को किस करने लगा और सांझ तो शौर्य को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन ना तो शौर्य पीछे हट रहा था और ना ही सांझ शौर्य को खुद से दूर करने की कोशिश में पीछे हट रही थी। शौर्य ने सांझ के हाथों को पकड़कर दीवार से लगा दिया और फिर से सांझ के होठों को कैप्चर कर लिया। धीरे धीरे सांझ शौर्य की बाहों में पिघलने लगी। शौर्य को जब लगा कि सांझ अब रिएक्ट नहीं करेगी तो उसने सांझ के होठों को छोड़ दिया और उसे कसकर गले लगाकर उसके कान में धीरे से बोल, अंडरस्को, चाशनी, मैं जानता हूँ तुम मेरी चाशनी हो। मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। ये सुनकर सांझ और ज्यादा रोने लगी। उसने हैरानी से शौर्य को देखा तो शौर्य ने एक एक करके उसकी दोनों आंखों पर किस किया और फिर उसके माथे को चुमकर बोला, अंडरस्को, मैं सच कह रहा हूँ चाशनी, मैं जानता हूँ तुम मेरी चाशनी हो। इसीलिए तो तुम्हें ढूंढता हुआ रेलवे स्टेशन गया था, इसीलिए तो तुम्हें राजावत हाउस लेकर गया था, इसीलिए तो तुम्हारे लिए ज्वेलरी शॉप पर दुनिया भर की ज्वेलरी खरीदी थी। सांझ को अब धीरे धीरे यकीन होने लगा कि शौर्य है सच कह रहा है। सांझ ने फिर भी रोते रोते कहा, अंडरस्को, शौर्य तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे, तुमने मेरी क्या हालत कर दी। शौर्य ने अपनी पकड़ सांझ पर कसते हुए कहा, अंडरस्को, हालत तो तुमने मेरी खराब कर दी। पिछले 1 घंटे से पूरे मेंशन में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। 1 सेकंड के लिए ऐसा लग रहा था जैसे शरीर से प्राण जा रहे हैं। ऐसा लगा तुम चली गई तो सांस भी चली जाएगी। तुम जब शॉवर के नीचे बैठकर रो रही थी तो 1 सेकंड के लिए ऐसा लग रहा था कि खुद को खत्म कर लूं। तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता चाशनी, तुम नहीं जानती तुम्हारा मैंने कितना इंतजार किया है। तुम्हारा वो लेटर, तुम्हारा पेन, तुम्हारे ईयरपॉड, सब कुछ अपने पास दिल से लगा कर रखा है। तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता था। आधे से ज्यादा दुनिया घूम ली मैंने, लेकिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था। ना जाने कितने ही ऑफर मिले हैं मुझे, लेकिन हर पल तुम्हारा इंतजार करता था। सोचा था तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती करूंगा और उसके बाद हम सगाई कर लेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरे बिना तुम पागल हो रही हो।
सांझ कुछ बोल नहीं रही थी, बस शौर्य के सीने पर सिर रखकर रो रही थी और अब शौर्य ने भी चुप्पी साध ली। दोनों ही एक दूसरे को गले लगाकर ऐसे खड़े थे जैसे आज के बाद कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। थोड़ी देर बाद वरदान ने तेज आवाज लगाकर कहा, अंडस्को, शौर्य कहाँ हो तुम? शौर्य के कानों में जब वरदान की आवाज आई तो उसने सांझ को खुद से दूर किया, उसकी आंखों में आए हुए आंसू को साफ किया और माथे को चूम कर बोला, अंडस्को, चले अब सगाई कर ले। सांझ ने हल्की सी नामे गर्दन हिलाई, शौर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शौर्य ने हल्का सा झुककर फिर से सांझ के फोटो को कैप्चर कर लिया। एक मीठी सी किस के बाद शौर्य ने अपना माथा सांझ के माथे से लगाकर कहा, अंडस्को, सांझ लड़ने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, वैसे भी आज सगाई, 1 हफ्ते बाद शादी और फिर जी भरकर मुझसे लड़ना, लेकिन प्लीज अभी चलो, मैंने पूरी फैमिली को पहले ही बता दिया था कि आज मैं सांझ से सगाई करूंगा, प्लीज चलो। सांझ ने खुद को देखा तो उसका लहंगा बहुत ज्यादा गीला था। सांझ बोली, अंडस्को, मेरे कपड़े पूरे गिले हैं, मैं सगाई नहीं करूंगी। शौर्य ने फिर से झुककर सांझ के माथे को चूमा और बोला, अंडस्को, मैं कपड़े भिजवाता हूँ, जल्दी से रेडी होकर आ जाना। शौर्य कमरे से निकल गया। करीब 5 मिनट बाद शौर्य फिर से वापस आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा पार्सल था। शौर्य ने सांझ के सामने उस पार्सल को रखते हुए कहा, अंडस्को, ये वो लहंगा जो मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया था, अब तुम इसे ही पहनना और फिर हम सगाई करेंगे। सांझ ने हाँ में गर्दन हिला दी। शौर्य वापस जाने लगा, फिर कुछ सोचकर वापस आया और सांझ को पीछे से गले लगाता हुआ बोला, अंडस्को, मैं क्या सोच रहा हूँ, चलो तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। सांझ की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने पलटकर शौर्य के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए कहा, अंडस्को, जाओ यहाँ से, मैं खुद तैयार हो सकती हूँ और हाँ तैयार रहना, क्योंकि जब तक मैं सबके सामने तुम्हें पीट नहीं लेती तब तक मैं सगाई नहीं करूँगी। शौर्य अचानक ही घुटनों के बल बैठा और उसने दोनों हाथ फैलाकर कहा, अंडस्को, अब तो मैं सारी जिंदगी पीटने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना। सांझ ने मुस्कुराकर झुककर शौर्य के माथे को चूम लिया और बोली, अंडस्को, तुम मुझे जाने ही मत देना, जितना आज सताया है इतना सताना ही मत, तो मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। शौर्य उठकर बोला, अंडस्को, अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जाओ। सांझ ने हाँ में गर्दन हिला दी और शौर्य कमरे से बाहर चला गया। बाहर आते ही शिवाय ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ लपेटकर उसे एक तरफ ले जाते हुए कहा, अंडस्को, क्या बात है शौर्य, तूने तो बड़ी जल्दी मना लिया, मुझे तो लगा सांझ तुझे उठा उठा कर पटक पटक कर मारेगी। शौर्य सीरियस होकर बोला, अंडस्को, यार शिवाय गलती हो गई, जरा से मजाक ने सांझ का दिल तोड़ दिया, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब तक वो मुझे तोड़ नहीं लेती तब तक उसे चैन नहीं पड़ेगा। अब तो वो रो रही थी इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया, थोड़ा गुस्से में होती तो सच में मुझे उठा उठा कर पटक पटक कर मारती। शिवाय बोला, अंडस्को, पीटना तो तू चाहिए, तू बंदर की तरह कुछ ज्यादा ही उछलता है, तुझे मैंने भी मना किया था लेकिन तू माना ही नहीं। जरा सोच ऐसी कितनी ही रातें होगी जब सांझ तेरे लिए रोकर सोई होगी। शौर्य बोला, अंडस्को, बस यार आज आखिरी था, आज के बाद मेरी सांझ कभी नहीं रोएगी, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। थोड़ी देर बाद सब हॉल में आ गए थे। सांझ भी हॉल में खड़ी थी, उसके हाथ में रिंग थी और शौर्य भी रिंग लेकर खड़ा हुआ था। शौर्य ने सांझ का हाथ थामा और उसमें अंगूठी पहना दी। पूरी राजावत फैमिली और रघुवंशी फैमिली खुश होकर ताली बजाने लगी। सांझ ने भी शौर्य के हाथ को पकड़ा लेकिन फिर झटकते हुए बोली, अंडस्को, मेरा मन नहीं है सगाई करने का। ये सुनते ही सब हंसने लगे। शौर्य तो फिर से घुटनों के पल बैठकर हाथ जोड़कर बोला, अंडस्को, माफ कर दो ना सांझ, आगे से कभी ऐसा मजाक नहीं करूंगा, प्लीज कर लो ना मुझसे सगाई। लेकिन सांझ हाथ बांधकर बोली, अंडस्को, मेरा मन बदल गया, मैं तुमसे सगाई नहीं करूंगी। क्या सांझ अब शौर्य को सताने वाली है? CH 350 दीवार में सिर्फ फोड़ लेते।
शौर्य ने मुस्कुराकर अपने कान पकड़कर सांझ से बोला, अंडरस्को प्लीज सांझ, माफी तो मांग रहा हूँ, मुझे नहीं पता था इतना रायता फैल जाएगा, माफ कर दो। सांझ ने अपने दोनों हाथ बांध लिए और ना में गर्दन हिलाती हुई बोली, अंडरस्को नहीं, अब तो पनिशमेंट मिलेगी, मैं सगाई नहीं करूंगी। शिवाय जो कि आर्या के साथ सोफे पर बैठा हुआ था और उसने आर्या का हाथ अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, वो बोला, अंडरस्को हाँ हाँ सांझ, मैंने तो पहले ही कहा था ये बंदर बहुत गुलाटी मारता है, संभल कर रहना, मत करो सगाई, तुम्हारे जैसी लड़की इस लड़के को डिजर्व कहाँ करती है। शौर्य ने शिवाय को देखकर गुस्से में कहा, अंडरस्को अबे अपनी वाली के पास बैठकर मेरी वाली को मत भड़का, समझ आई, एक तो इतनी मुश्किल से मनाया है, ऊपर से तू मजे ले रहा है, चुपचाप बैठा रह। फिर शौर्य ने मुस्कुराकर सांझ को देखकर कहा, अंडरस्को प्लीज सांझ पहना दो ना अंगूठी प्लीज। इतना कहकर शौर्य ने फिर से सांझ की तरफ अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। सांझ एक कदम पीछे हटकर बोली, अंडरस्को बिल्कुल भी नहीं, तुमने मुझे बहुत परेशान किया, मैं तुमसे सगाई नहीं करूंगी। शौर्य ने पलटकर गुस्से में शिवाय को देखा और बोला, अंडरस्को पड़ गई दिल को ठंडक, मिल गई तेरे दिल को तसल्ली, शर्म नहीं आती बेशर्म कहीं का, अब मुझ पर क्या भड़क रहा है, तूने ही तो उसे परेशान किया था, मैंने तो पहले ही बोला था कि ज्यादा गेम के चक्कर में मत पड़, लेकिन तू ही नहीं माना। सांझ ने मुझे परेशान किया है, मैं भी सांझ को परेशान करूंगा, अब ले ले मजे। शिवाय ने भी शौर्य को चिढ़ाते हुए कहा। शिवाय ने मुंह बनाकर शौर्य को देखा, वो अभी भी घुटनों के बल ही बैठा हुआ सांझ से रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन सांझ वो तो शौर्य को देख ही नहीं रही थी। जितना एटीट्यूड शौर्य ने दिखाया था, उससे ज्यादा एटीट्यूड सांझ दिखा रही थी। शौर्य ने हर्षवर्धन को देखा तो हर्षवर्धन ने कंधे उचका कर कहा, अंडरस्को मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, पराई लड़की को मैं जिंदगी खराब करने के लिए कैसे कह सकता हूँ। ये सुनते ही शौर्य की आंखें छोटी हो गई। शौर्य ने कहा, अंडरस्को चाचू आपको लगता है कि ये लड़की मुझसे शादी करेगी तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिला दी। शौर्य ने वंशिका और वरदान की तरफ देखा तो उन दोनों ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। शौर्य गुस्से में खड़ा होकर बोला, अंडरस्को ठीक है तो मैं चला जाता हूँ अपनी स्वीटी के पास। इतना कहकर वो 2 कदम बढ़ा, उसे लगा शायद सांझ उसे रोक लेगी, लेकिन सांझ वो तो शौर्य की तरफ देख ही नहीं रही थी। शौर्य ने 2 कदम और आगे बढ़ाए और सोचा कि शायद सांझ उसे रोक ले, लेकिन सांझ ने अब भी नहीं रोक। शौर्य ने पलटकर कहा, अंडरस्को सांझ मैं सच में चला जाऊंगा। सांझ बोली, अंडरस्को हाँ चले जाओ। शौर्य बोला, अंडरस्को चाशनी मैं सच में स्वीटी के पास चला जाऊंगा। सांझ ने कहा, अंडरस्को हाँ चले जाओ। शौर्य गुस्से में हॉल के गेट तक पहुंच गया और शौर्य को किसी ने कुशन फेंक कर मारा। शौर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, उसने पलटकर देखा तो वो सांझ थी। सांझ पहले कुशन फेंक कर मारा था, लेकिन अब उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था। शौर्य ने आंखें फाड़े देखा और बोला, अंडरस्को सांझ मेरी बात सुनो, मैं मजाक कर रहा था। सांझ बोली, अंडरस्को 2-4 पड़ जाएंगे तो सारा मजाक निकल जाएगा, जिंदगी में मजाक नहीं करोगे। अब पूरे हॉल में शौर्य इधर उधर भाग रहा था और सांझ उसके पीछे डंडा लेकर भाग रही थी। सांझ ने इतना भगाने के बाद 2 डंडे तो शौर्य की कमर पर मार ही दिए थे और ये नज़ारा देखकर रघुवंशी फैमिली और रजावत फैमिली दोनों ही हंस रही थी। कोई भी शौर्य को बचा नहीं रहा था, क्योंकि सब जानते थे शौर्य ने गलती की है और रीडर भी तो यही चाहते थे कि शौर्य की पिटाई हो जाए। फाइनली सांझ शौर्य की पिटाई कर रही थी। शौर्य और सांझ पूरे मेंशन में घूम रहे थे और वही वीरा चुपचाप विराज के पास खड़ी थी। हर्षवर्धन ने वीरा को देखा तो उसका दिल भर आया, उसे याद आ गया उसने कैसे वीरा की बेइज्जती की थी। वीरा की नज़र जैसे ही हर्षवर्धन पर पड़ी, उसने अपनी नज़रें झुका ली और विराज की बाजू को कसकर पकड़कर हिलाते हुए धीरे कहा, अंडरस्को मुझे घर जाना है, छोड़ दो। विराज भी धीरे से बोला,
अंडरस्कोर डरो मत, मैं चाचू से बात कर लूंगा। लेकिन वीरा को इस वक्त हर्षवर्धन से डर लग रहा था। वीरा फिर बोली, अंडरस्कोर नहीं प्लीज पहले मुझे घर छोड़ दो। विराज भी धीरे से बोला, अंडरस्कोर मैं करता हूँ ना बात, चाचू का मूड ठीक है, चाचू मना नहीं करेंगे। लेकिन वीरा के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, उसे लग रहा था कि चाचू सबके सामने उसकी फिर से इंसल्ट करेंगे, इसलिए वीरा को अब घर जाना था। वीरा फिर से धीरे से बोली, अंडरस्कोर प्लीज विराज मुझे नहीं लगता चाचू हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे, प्लीज प्लीज मुझे घर छोड़ दो या फिर मैं खुद चली जाती हूँ। इतना कहकर वीरा ने अवनीत को आवाज लगाई, अंडरस्कोर अवनीत। अवनीत जो कि पीहू के पीछे पीछे भाग रहा था, वो अपनी बहन की आवाज सुनकर उसके पास आ गया। वीरा ने अवनीत की कलाई पकड़कर कहा, अंडरस्कोर चलो घर चलते हैं। अवनीत ने हाँ में गर्दन हिला दी। वीरा जैसे ही वहां से जाने लगी, हर्षवर्धन ने वीरा को आवाज लगाते हुए कहा, अंडरस्कोर वीरा रुको। हर्षवर्धन की आवाज सुनकर वीरा का दिल जोरों से धड़कने लगा, उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। वो सबके सामने बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन उसे हर्षवर्धन की आवाज का जवाब तो देना ही पड़ता। वीरा ने अवनीत को खुद से कसकर चिपका दिया और पलटकर हर्षवर्धन को देखने लगी। हर्षवर्धन भी समझ नहीं रहा था वो वीरा से क्या कहे, और वीरा उसकी आंखों में तो हल्का सा पानी आ गया था कि कहीं हर्षवर्धन उसकी बेइज्जती ना कर दे। हर्षवर्धन ने थोड़ा सा अकड़कर कहा, अंडरस्कोर कहाँ जा रही हो? वीरा चूहे की आवाज निकालकर बोली, अंडरस्कोर घर। हर्षवर्धन बोला, अंडरस्कोर कौन से घर? वीरा बोली, अंडरस्कोर जो शिवाय भैया ने दिया था। हर्षवर्धन बोला, अंडरस्कोर तो वो तो शिवाय का हुआ ना, तुम्हारा घर कहाँ है? अब तो वीरा की आंखों में आंसू टपकने लगे। विराज कुछ बोलता उससे पहले ही दिव्यांश ने उसे आंखें दिखाकर चुप करवा दिया। वीरा ने खुददारी के साथ कहा, अंडरस्कोर अगर वो घर शिवाय भैया का है तो मैं छोड़ दूंगी। इतना कहकर उसने फिर से अवनीत का हाथ पकड़ा और मेंशन से बाहर जाने लगी, और तभी हर्षवर्धन ने थोड़ा तेज आवाज लगाकर कहा, अंडरस्कोर चुपचाप यहाँ वापस आओ, मैं बताता हूँ तुम्हारा घर कौन सा है। वीरा फिर से रुक गई, उसने पलटकर हर्षवर्धन को देखा तो हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्कोर माफ कर दो अपने चाचू को, किसी बात को लेकर परेशान था और उसका गुस्सा तुम पर और विराज पर निकल गया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे पसंद नहीं, बल्कि विराज को तुमसे अच्छी लड़की मिलेगी ही नहीं। तुमने तो विराज का तब साथ दिया जब विराज ने खुद का साथ छोड़ दिया था। तुमने विराज को तब ठीक किया जब विराज ठीक नहीं होना चाहता था। तुम विराज के साथ तब तक खड़ी रही जब तक विराज भी खड़ा नहीं होता था। मैं जानता हूँ वीरा तुम विराज को बहुत प्यार करती हो। माफ कर दो अपने चाचू को, कहोगी तो मैं भी शौर्य की तरह कान पकड़कर तुमसे माफी मांग लूंगा। वीरा जो कि अपने आप को रोने से रोक रही थी, हर्षवर्धन की बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी, और तभी हीर ने हर्षवर्धन के बाजू पर एक पंच मारते हुए कहा, अंडरस्कोर पीयू के डैडी शर्म नहीं आती घर की सबसे छोटी बहू को रुला दिया, ससुर होकर ऐसी हरकतें करते हो। वीरा और ज्यादा रोने लगी। हीर ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर कहा, अंडरस्कोर आजा तू मेरे पास आजा, ये तो पागल है, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। हीर ने वीरा की तरफ इतनी प्यार से बाहें फैलाई थी कि वीरा रुक नहीं पाई और भागकर हीर के गले लग गई। वीरा रोते रोते बोली, अंडरस्कोर चाची इन्होंने मुझे बहुत रुलाया, मेरी माँ बचपन में मर गई थी, पापा ने कभी प्यार नहीं किया, सौतेली माँ ने मुझे और अवनीत को बहुत परेशान किया। मुझे लगा ये फैमिली मेरी फैमिली है, लेकिन चाचू ने मुझे बहुत रुलाया, बहुत बेइज्जत किया। हीर ने गुस्से में हर्षवर्धन को देखा और फिर से हर्षवर्धन की कमर पर 3-4 मारते हुए बोली, अंडरस्कोर पीयू के डैडी बिल्कुल शर्म नहीं आती जरा सी बच्ची को रुला दिया। अगर इतना ही गुस्सा था तो दीवार में सिर्फ फोड़ लेते, इसे रुलाने की क्या जरूरत थी। हर्षवर्धन के साथ साथ पूरी फैमिली हीर को आंखें फाड़े देख रही थी। सबको समझते देर नहीं लगी।
कि ये प्रेगनेंसी के सिम्पटम है और सब ये भी समझ गए थे कि होने वाला बच्चा बहुत गुस्से वाला होगा है। हर्षवर्धन को हैरान होता हुआ देखकर हीर ने और ज्यादा गुस्से में कहा, अंडस अब ये आंखें फाड़े मुझे क्या देख रहे हो? ससुर लगते हो इसके, ऊपर से दोबारा पापा भी बनने वाले हो, लेकिन हालत देखो अपनी। उसी कह देती हूँ, आज के बाद घर की किसी भी बहू को कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो देख लेना। हीर ने वीरा के आंसू पोंछते हुए कहा, अंडस बस वीरा चुप हो जाओ, मैं हूं ना। आज के बाद तुम्हारे चाचू तुम्हें कुछ कहना तो दूर की बात, तुम्हें आंख उठाकर तो देखिए उनकी आंखें फोड़ दूंगी। हर्षवर्धन को तो हार्ट अटैक आते आते बच रहा था। आज से पहले तो हीर ने कभी ऐसी बातें नहीं की थी और हर्षवर्धन समझ भी गया था कि उसका बेटा बहुत खतरनाक होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ सांझ अभी भी शौर्य के पीछे भाग रही थी और उसने शौर्य को अब तक 4-5 डंडे लगा दिए थे। फाइनली शिवाय बोला, अंडस बस कर मदारन अपने बंदर को आज ही ठीक करेगी, आजा अब सगाई कर ले। सांझ भागते भागते रुक गई और शिवाय से बोली, अंडस ऐसे कैसे? शिवाय इस बंदर ने मुझे बहुत परेशान किया है, बहुत रुलाया है, अब थोड़ी बहुत कमर तो मैं भी इसकी सेक दूंगी। शौर्य भागता भागता वरदान के पीछे आ गया और बोला, अंडस प्लीज फूफा जी समझा लो ना अपनी होने वाली बहू को। आखिरकार वरदान ने सांझ को समझाते हुए कहा, अंडस सांझ बस करो ना, बहुत हुआ, चलो जल्दी से सगाई कर लो। सांझ ने डंडा एक साइड फेंक दिया और वरदान को देखकर बोली, अंडस फूफा जी आप कह रहे हैं तो छोड़ देती हूँ, वरना सच कहती हूँ हड्डियाँ तोड़ देती, बड़े आई स्वीटी के पास जाने वाले। शौर्य ने अपना एक हाथ सांझ की तरफ बढ़ाया और सांझ ने शौर्य का हाथ पकड़कर अंगूठी पहना दी। सब क्लैपिंग करने लगे। शौर्य और सांझ की रिंग सेरेमनी हो गई थी। विराज ने भी वीरा को पीछे से गले लगाकर कहा, अंडस चाचू अब मेरा भी कुछ सोच लो, अब तो मैंने प्रपोज भी कर दिया और वीरा शादी के लिए मान भी गई। हीर बोली, अंडस हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी सगाई भी आज ही कर देते हैं। तभी पैंथर भी भागता हुआ आया, चाची मेरी भी प्लीज चाची। इतना कहकर पैंथर तो हाथ जोड़कर हीर के सामने ही बैठ गया। हीर बोली, अंडस हाँ हाँ तुम्हारी सगाई भी कर देती हूँ, तुम लोगों को तो इतनी जल्दी है जैसे सगाई नहीं शादी हो रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आता सगाई करने के बाद तुम लोग शादी तक कैसे रुकोगे। पैंथर बोला, अंडस जैसे तैसे रुक ही जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो सगाई कर दो ना। फाइनली उन सब की भी सगाई हो गई। रघुवंशी फैमिली में खुशियां फिर से आ गई थी। हर्षवर्धन का राज ही रहा। दिव्यांश और शिवाय ने उसे बाहर ही नहीं आने दिया। किसी को नहीं पता था कि हर्षवर्धन उस घर का असली बेटा नहीं है। रात के वक्त हर्षवर्धन गार्डन में अकेला बैठा हुआ था और तभी शिवाय पीछे से आया। उसने हर्षवर्धन को पीछे से गले लगाकर कहा, अंडस चाचू क्या कर रहे हो? वह भी अकेले। हर्षवर्धन ने एक हाथ पीछे करके शिवाय के बालों में हाथ फेर कर कहा, अंडस तू मुझे अभी भी प्यार करता है? तभी पीछे से दिव्यांश ने भी हर्षवर्धन को गले लगाकर कहा, अंडस मैं भी करता हूँ। हर्षवर्धन ने दोनों को पलटकर देखा और थोड़ा सा इमोशनल होकर बोला, अंडस ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारा असली चाचू नहीं हूँ। दिव्यांश ने हर्षवर्धन का हाथ पकड़कर कहा, अंडस चाचू ये चाची के साथ रहकर टीवी थोड़ा काम देखा करो। ये क्या टीवी सीरियल की तरह इमोशनल होकर डायलॉग मार रहे हो? आपको क्या लगता है हमारा प्यार आपके लिए कम हो जाएगा? आप हमें कहोगे कि आप हमारे सगे चाचू नहीं हो और हम आपसे प्यार करना कम कर देंगे। शिवाय बोला, अंडस नींद से बाहर आइए चाचू, ऐसा कुछ नहीं होगा। शिवाय ने हर्षवर्धन की दोनों बाजू को पकड़ा और गार्डन में पड़े सोफे पर बैठा दिया। दिव्यांश हर्षवर्धन के पास बैठ गया और हमेशा की तरह शिवाय हर्षवर्धन के पैरों के पास। हर्षवर्धन बोला, अंडस शिवाय तू मेरे पैरों के पास क्यों बैठता है? दिव्यांश ने हंसकर कहा, अंडस क्योंकि आजकल में इसने बागबान मूवी 4 बार देख ली। सलमान खान भी तो अमिताभ बच्चन के पैरों के पास बैठता था। ये सुनकर हर्षवर्धन और दिव्यांश दोनों ही हंसने लगे।
जबकि शिवाय का मुंह बन गया। शिवाय बोला, अंडस्को, तू ना थोड़ा कम बोला कर, पता नहीं माँ तुझे कौन से हॉस्पिटल से उठाकर ले आई। दिव्यांश बोला, अंडस्को, अब मुझे उठाकर तो लाई, तुझे तो घर पर फेंक कर गए थे। शिवाय दिव्यांश को देखकर गुस्से में बोला, अंडस्को, बोलना आता है बस। तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने फोन कट किया और किसी को मैसेज किया, अंडस्को, बलराज साहब की खातिरदारी थोड़ा अच्छे से करो, बहुत झूठ बोलते हैं। क्या करेगा शिवाय बलराज के साथ? क्या रघुवंशी मेंशन में खुशियां बरकरार रहेंगी?